गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर जो 31 है मानव में युग्मक जनन, उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज। मानव में युग्मक जनन, तो युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। और मानव में जो युग्मक जनन है वो 2 प्रकार से बताया गया है, एक कौन सा अंड जनन और एक शुक्राणु जनन। तो हम पढ़ रहे थे पहला कौन सा, शुक्राणु जनन। किसके बारे में पढ़ रहे थे, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन के बारे में पढ़ रहे थे। शुक्राणु जनन हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम वो पढ़ रहे थे क्या, शुक्राणु जनन। यानी शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। अब जो शुक्राणु जनन था उसको 2 भागों में बांटा था। शुक्राणु जनन को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। नंबर 1 था शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा था शुक्राणु निर्माण। मतलब शुक्राणु जो जनन है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये शुक्राणु पूर्वी का जो जनन है उसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें हम पहला पढ़ रहे थे क्या, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और जो शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण था यानी स्पर्मेटेड से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसमें हमने पढ़ रहे थे हम कि इसे 3 चरणों में बांटा था। कितने चरणों में, 3 चरणों में। जिसमें पहली जो प्रावस्था थी वो थी गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था थी वृद्धि प्रावस्था, और जो तीसरी प्रावस्था थी वो थी परिपक्वन प्रावस्था। इन तीनों प्रावस्थाओं के बारे में हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। परिपक्वन प्रावस्था को भी 2 भागों में बांटा था, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था और द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। इसके 2 भाग थे, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था और एक थी द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। इनके बारे में हमने क्या कर लिया था, जो पिछली क्लास हमने पढ़ी थी उस क्लास में हमने इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब आज जो हम अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, शुक्राणु निर्माण। ये पहली जो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण था वो हमने पढ़ लिया कि जो द्विगुणित जो कोशिका थी हमारी आदि कोशिका, जर्म कोशिका जिसको बोल रहे थे, उस जर्म कोशिका में गुणन प्रावस्था के दौरान तो समसूत्री विभाजन होंगे जिससे उसकी संख्या बढ़ेगी। वृद्धि प्रावस्था में उसका आकार बढ़ रहा था और परिपक्वन प्रावस्था में उसमें क्या हो रहा था, प्रथम परिपक्वन अवस्था में तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो रहा था जिससे गुणित कोशिका बन रही थी, और जो द्वितीय परिपक्वन विभाजन था उसमें अर्धसूत्री विभाजन क्या हो रहा था, सही। और इस प्रकार एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया था और वो जो चारों अगुणित कोशिकाएं थी वो क्या कहला रही थी, शुक्राणु पूर्वी। अब इन शुक्राणु पूर्वी से किसका निर्माण पढ़ेंगे हम, शुक्राणु का निर्माण पढ़ेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा चरण, अब दूसरा। तो पहला हमने ये पढ़ लिया शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब पढ़ेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब दूसरा हेडिंग डालो 2 नंबर, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ कोष्टक में लिख लेना शुक्राणु निर्माण। क्या, शुक्राणु निर्माण। अब सुनना यहाँ पर
यहाँ पर एक परिभाषा आएगी शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण सुनना, शुक्र कायांतरण किसे कहते हैं? किससे? शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। ये जो शुक्राणु पूर्वी बने थे ना हमारे पास 4, वो अचल शुक्राणु पूर्वी थे। कैसे थे? अचल शुक्राणु पूर्वी थे। ये अचल शुक्राणु पूर्वी बन गए थे हमारे पास। परिपक्व विभाजन द्वितीय था, उसमें 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई थी, वो अचल शुक्राणु पूर्वी थे। इन अचल शुक्राणु पूर्वी से क्या बनेंगे हमारे पास? चल शुक्राणु बनेंगे। क्या बनेंगे? चल शुक्राणु। तो अचल शुक्राणु पूर्वी से चल शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र कायांतरण। क्या कहलाती है? शुक्र कायांतरण। अब ये कैसे होता है? इस अचल शुक्राणु पूर्वी से चल शुक्राणु कैसे बनते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में अचल एवं पूंछहीन स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर चल एवं पूंछ युक्त शुक्राणु का निर्माण करता है। इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता तथा एक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर स्पर्मेटिड्स, एक स्पर्मेटिड्स है तो उससे क्या बनेगा हमारे पास? एक शुक्राणु। क्या बनेगा? एक शुक्राणु बनेगा। यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होगा कि एक स्पर्मेटिड्स में विभाजन हुआ 2 शुक्राणु बन गए, नहीं। एक स्पर्मेटिड्स है तो उससे शुक्राणु भी कितना बनेगा? एक ही बनेगा। स्पर्मेटिड्स उसी को कह रहे हैं शुक्राणु पूर्वी को। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको शुक्र कायांतरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया से क्या हुई? अचल व पूंछहीन शुक्राणु पूर्वी, अचल व पूंछहीन शुक्राणु पूर्वी, या उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, यानी अचल व पूंछहीन स्पर्मेटिड्स का चल व पूंछ युक्त शुक्राणु में रूपांतरण ही क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण कहलाता है। शुक्र कायांतरण कहलाता है। शुक्र कायांतरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या कह रहे हैं? शुक्राणु में शीर्ष, मध्य व पूंछ भाग का निर्माण होता है। मतलब शुक्र कायांतरण में क्या होंगे? विभिन्न परिवर्तन होंगे। तो शुक्र कायांतरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप शुक्राणु में किस किस का निर्माण होगा? शीर्ष, मध्य भाग व पूंछ का निर्माण होता है। पूंछ का क्या होगा? निर्माण। कि शुक्र कायांतरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप शुक्राणु में शीर्ष, मध्य भाग और पूंछ भाग का निर्माण होता है। इसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन निम्नलिखित हैं। अब इसमें वो परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसके कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। किसमें देखेंगे? कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। इसके कोशिका द्रव्य में कौन कौन से परिवर्तन या क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं।
पहले यहाँ तक लिख लो, दूसरा पॉइंट डालो स्पर्मियोजेनेसिस। फिर हम देखते हैं इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कोशिका द्रव्य में क्या परिवर्तन होंगे, इसके केंद्रक में क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट डालो स्पर्मियोजेनेसिस, कोष्टक में लिख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु निर्माण। ये अंग्रेजी शब्द है स्पर्मियोजेनेसिस और शुक्राणु निर्माण बोलते हैं हिंदी। इसमें लिखो इस प्रक्रिया में अचल व पूंछहीन स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर चल व पूंछ युक्त शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को शुक्रकायांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्रकायांतरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्रकायांतरण भी कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को शुक्रकायांतरण भी कहा जाता है, शुक्रकायांतरण भी कहते हैं। आगे लिखो अलग लाइन में, शुक्रकायांतरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप शुक्राणु में शीर्ष मध्य भाग तथा पूंछ का निर्माण होता है। सही लिख लिया। आगे लिखो इसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन निम्नलिखित हैं या निम्नलिखित होते हैं। बस अब पहला डाल लो कोशिका द्रव्य में। किसमें परिवर्तन देख रहे हैं हम, कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। अब सुनना, स्पर्मेटिड से शुक्राणु के निर्माण में कोशिका द्रव्य की मात्रा का ह्रास हो जाता है। मतलब स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण में, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बन रहा है ना, तो उस समय इसका जो अधिकांश कोशिका द्रव्य है उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अधिकांश कोशिका द्रव्य का ह्रास, कोशिका द्रव्य का ह्रास हो जाता है, मतलब अधिकांश कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के दौरान।
शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बन रहा था तो उसके दौरान अधिकांश कोशिका द्रव्य क्या हो गया, नष्ट हो गया। अधिकांश कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में शुक्र का आयंत्रण के समय अलग हो जाता है। मतलब कोशिका द्रव्य के अवशेष के रूप में अधिकांश जो कोशिका द्रव्य है वो शुक्राणु कोशिका से क्या हो जाएगा, अलग। उसके बारे में बता रहे हैं इसमें होने वाले दूसरे परिवर्तन कौन कौन से हैं, वो है देख लो। पहला है सेंट्रियोल में परिवर्तन। किसमें, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में परिवर्तन। सेंट्रियोल में परिवर्तन, सेंट्रियोल में देखो स्पर्मेटिड में सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। मतलब स्पर्मेटिड था उसके जो सेंट्रोसोम था, कौन, सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। कितने, 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। मतलब हमारे पास जो स्पर्मेटिड्स था उसका जो सेंट्रियोसोम था उसमें कितने सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स। किसके, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का जो सेंट्रियोल है उसका जो सेंट्रियोसोम है उसमें 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुनना, एक सेंट्रियोल गति करके शीर्ष में आकर केंद्र के पश्च सिरे में पाई जाने वाली खांच में स्थित हो जाता है, जिसको हम समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। मतलब एक सेंट्रियोल है वो गति करता हुआ क्या कह रहा है यहाँ पर, सिर का जो पीछे वाला भाग है, क्या है, सिर का जो पीछे वाला भाग है उस भाग में ऐसे खांच होती है, इसके पीछे वाले भाग में, सिर भाग में ऐसे, तो इसके सिर की जो ये पीछे वाली खांच है वहां पर आकर ये सेंट्रियोल क्या हो जाता है, सेंट्रियोल यहाँ पर आकर स्थापित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ। क्या बोलते हैं, समीपस्थ सेंट्रियोल। समीपस्थ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तारक केंद्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तारक केंद्र को। तो ये कौन सा, समीपस्थ तारक केंद्र होगा। कौन सा होगा, समीपस्थ तारक केंद्र। और दूसरे सेंट्रियोल को दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं, जो स्पर्म की गिरवा का निर्माण करता है। दूसरा सेंट्रियोल है उसको बोलते हैं दूरस्थ सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, दूरस्थ सेंट्रियोल। और ये दूरस्थ सेंट्रियोल है वो क्या कार्य करता है, इसके गिरवा भाग का निर्माण करता है। दूसरा दूरस्थ सेंट्रियोल कहलाता है, दूरस्थ सेंट्रियोल, जो स्पर्म के कौन से भाग का, गिरवा भाग का निर्माण करता है। फिर इसके बाद में दोनों सेंट्रियोल समकोण पर स्थित होते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल अगर आपस में एक दूसरे में देखें इनमें, तो कौन सा कोण होता है, समकोण पर। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। दोनों जो सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे से कैसे स्थित है, समकोण पर स्थित होते हैं। दूरस्थ सेंट्रियोल से एक अक्षीय तंतु निकलता है जो मध्य भाग और पूंछ भाग में। दूरस्थ जो सेंट्रियोल होता है इसका, ये समीपस्थ सेंट्रियोल है, इसके गर्दन भाग में दूरस्थ सेंट्रियोल और पाया जाता है इसके 90 डिग्री के कोण से। दूरस्थ सेंट्रियोल से एक अक्षीय तंतु निकलता है। क्या निकलता है, अक्षीय तंतु। वो अक्षीय तंतु क्या होता है, मध्य भाग में, कहाँ पर, ये जैसे इसका मध्य भाग है, और उसके बाद में ये इसका कौन सा भाग है, जैसे मान लो शुक्राणु का पूंछ भाग है। तो ये अक्षीय तंतु निकल करके शुक्राणु के मध्य भाग और पूंछ भाग में जाता है। तो ये अक्षीय तंतु किससे निकल रहा है, दूरस्थ सेंट्रियोल से। किससे निकल रहा है, दूरस्थ सेंट्रियोल से। तो दूरस्थ सेंट्रियोल से अक्षीय तंतु निकलता है जो मध्य और पूंछ भाग में पाया जाता है। अक्षीय तंतु में तंतुओं की 9+2 यानी 9+2 की व्यवस्था पाई जाती है। 9+2 की व्यवस्था, अक्षीय तंतुओं की व्यवस्था कैसी है, 9+2 की व्यवस्था, जिसमें क्या है, हमने सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा है, तारक तंतुओं के बारे में, किसमें, 11वीं क्लास में। उसमें यह बताया था कि 9 किस्में ऐसे तंतु आपने देखे होंगे, 9 परिधि की ओर ऐसी संरचना देखी होगी,
9 कहाँ पर? परिधि की ओर, और 2 बीच में किसमें थे? केंद्र भाग में। ऐसी संरचना जो हम अक्षीय तंतुओं की संरचना देखते हैं, तो इसमें जो अक्षीय तंतु है ना, उसकी संरचना ऐसी है 9+2 की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? 9+2 की व्यवस्था, यानी 9 कहाँ पर? परिधि की ओर, और 2 कहाँ पर? केंद्र में। तो इसमें जो अक्षीय तंतु होता है, कौन सा? अक्षीय तंतु, उसमें 9+2 की व्यवस्था पाई जाती है। 9+2 की व्यवस्था इसमें स्थित होती है, जिसमें बता रखा है जिसमें 9 परिधीय तंतु और तथा 2 केंद्रीय तंतु एकल होते हैं। मतलब 9 परिधीय तंतु और 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। कुछ जातियों के शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च में एक वलय सेंट्रियोल भी पाया जाता है, परंतु इसका कार्य स्पष्ट नहीं है। क्या कह रहा है कि कुछ जातियों में एक अतिरिक्त सेंट्रियोल और होता है, जिसको बोलते हैं क्या? वलय सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? वलय सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? वलय सेंट्रियोल कहते हैं, जो मध्य भाग के पीछे की ओर स्थित होता है। कुछ जातियों में होता है, सभी में नहीं होता, लेकिन इसका कार्य स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस सेंट्रियोल के बारे में नहीं बताया गया है। कितने सेंट्रियोल बताए गए? केवल 2 सेंट्रियोल ही। कौन सा? एक तो समीपस्थ और एक दूरस्थ। समीपस्थ के समकोण पर दूरस्थ होता है, दूरस्थ गिरवा भाग में पाया जाता है, और उसी दूरस्थ से ही क्या निकलता है? अक्षीय तंतु निकलता है, जो मध्य भाग में और पूंछ भाग में फैला होता है। अक्षीय तंतु में तंतुओं की क्या व्यवस्था बताइए? 9+2 की व्यवस्था। 9 कहाँ पर? परिधि की ओर, और 2 कहाँ पर? एकल केंद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ किसमें? सेंट्रियोल में परिवर्तन हुआ। किसमें? सेंट्रियोल। सही। फिर उसके बाद में परिवर्तन है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद में एक्रोसोम का निर्माण। तो पहले यहाँ तक हम लिखते हैं, तो इसमें पहला डालो कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। यहाँ तक तो लिख लिया था ना, इसमें होने वाले परिवर्तन नहीं में लिखते हैं। उसमें पहला डालो कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, और इसमें लिखो स्पर्मेटिड से शुक्राणु के निर्माण में, स्पर्मेटिड से शुक्राणु के निर्माण में कोशिका द्रव्य की अधिकांश मात्रा का ह्रास हो जाता है। और यह शुक्र कायांतरण के समय कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में अलग हो जाता है। आगे लिखो, कोशिका द्रव्य के अलावा इसमें होने वाले दूसरे परिवर्तन निम्न है। कोशिका द्रव्य के अलावा इसमें होने वाले दूसरे परिवर्तन निम्न हैं। पहला डालो सेंट्रियोल में परिवर्तन। सेंट्रियोल में परिवर्तन, इसमें नीचे लिखो, नीचे अलग लाइन में लिखना। स्पर्मेटिड के सेंट्रोसोम सुनना एक बार। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, देखो क्या लिखा हमने? सेंट्रोसोम तो बोलते हैं किसको? तारक काय को। किसको कहते हैं? तारक काय को। और सेंट्रियोल किसको बोलते हैं? तारक केंद्र को। किसको बोलते हैं? तारक केंद्र को। तो सेंट्रियोसोम और
सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल तो क्या है, तारक केंद्र है, सेंट्रियोसोम क्या है, तारक का है। तो क्या लिखा आपने, स्पर्मेटिड के सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। मतलब स्पर्मेटिड का जो तारकाय है ना, उसमें 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, तारकाय उसमें कितने तारक केंद्र पाए जाते हैं, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। अब ये 2 तारक केंद्र कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। लिख लिया, आगे लिखो। एक सेंट्रियोल गति करके, एक सेंट्रियोल गति करके शीर्ष में आकर, एक सेंट्रियोल गति करके, गति करके शीर्ष में आकर, शीर्ष में आकर केंद्रक के पश्च सिरे में, केंद्र के पश्च सिरे में पाई जाने वाली, पश्च सिरे में पाई जाने वाली खांच में स्थित हो जाता है। पाई जाने वाली खांच में स्थित हो जाता है। खांच में स्थित हो जाता है, जिसे समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। आगे अलग लाइन में लिखो। दूसरे सेंट्रियोल को दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरे सेंट्रियोल को दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं, जो शुक्राणु की गिरवा का निर्माण करता है, जो शुक्राणु की गिरवा का निर्माण करता है। गिरवा का निर्माण करता है। आगे लिखो अलग लाइन में। दोनों सेंट्रियोल्स समकोण पर स्थित होते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स समकोण पर स्थित होते हैं। समकोण पर स्थित होते हैं। समकोण पर स्थित होते हैं। लिख लिया, आगे लिखो। दूरस्थ सेंट्रियोल से एक अक्षीय तंतु निकलता है। एक अक्षीय तंतु निकलता है। अक्षीय तंतु निकलता है, जो मध्य भाग व पूंछ में पाया जाता है। जो मध्य भाग व पूंछ में पाया जाता है। जो मध्य भाग व पूंछ में पाया जाता है। पूंछ में पाया जाता है। लिख लिया, मध्य भाग व पूंछ में पाया जाता है। आगे लिखो। अक्षीय तंतु में तंतुओं की 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। अक्षीय तंतु में तंतुओं की 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। तंतुओं की 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। लिख लिया, आगे लिखो अलग लाइन में। आगे लिखना अलग लाइन में। कुछ जातियों के शुक्राणु के मध्य भाग के पश्चिम में, कुछ जातियों के शुक्राणु के मध्य भाग के पश्चिम में,
कुछ जातियों के शुक्राणु के मध्य भाग के पश्चिम में एक वलय सेंट्रियोल भी पाया जाता है। एक वलय सेंट्रियोल भी पाया जाता है, लेकिन इसका कार्य स्पष्ट नहीं है। ये हो गया हमारा सेंट्रियोल में परिवर्तन और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। अब पढ़ेंगे हम किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। किसमें पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। अगला डाल लो, माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन देखो अब क्या कह रहा है इसमें। स्पर्मेटिड के सभी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित हो जाते हैं। मतलब स्पर्मेटिड है, उसके सभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाते हैं? आपस में समेकित, जिसको नीबेन कर्ण या जेनसन आच्छद कहते हैं। किसके? सभी जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, सभी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में क्या हो जाते हैं? समेकित हो जाते हैं। समेकित को मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। और इनमें जो ये आपस में जुड़ रहे हैं, उन्हें जुड़ने को क्या बोला गया है? नेबेन कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? नेबेन कर्ण कहते हैं, या दूसरा नाम है इसका जेनसन आच्छद। क्या बोलते हैं? जेनसन आच्छद कहते हैं, या नेबेन कर्ण कहते हैं। किसको? सभी माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह समेकित हो जाने को। किसके? सभी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित हो जाते हैं, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं? नेबेन कर्ण या जेनसन आच्छद कहते हैं। अब ये नेबेन कर्ण जो है वो कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर अग्र तंतु के अग्रभाग के चारों ओर एक सर्पिलाकार सर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये जो नेबेन कर्ण मिले थे, माइटोकॉन्ड्रिया समेकित हुए थे, वो क्या है? नेबेन कर्ण प्लस कुछ क्या? कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर के ये क्या करते हैं? जो हमारा अक्षीय तंतु था, अग्र तंतु था, उसके अग्रभाग के चारों तरफ लिपटकर एक सर्पिलाकार सर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मैनचेट कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? मैनचेट। कैसे सुनना? जैसे ये हमारा शुक्राणु का शीर्ष भाग था, उसके बाद में इसका गिरवा भाग, ये बना हमारा इसका मध्य भाग। मान लिया ये इसका क्या है? मध्य भाग है। अब मध्य भाग में ये अक्षीय तंतु है। क्या है? अक्षीय तंतु है। अब इस अक्षीय तंतु के अग्रभाग से कौन? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो समेकित हुए थे, वो कुछ कोशिका द्रव्य को साथ लेकर के इसके चारों ओर क्या हो रहे हैं? जैसे ये है, इसके चारों हमने फिता लपेटे, उस प्रकार से। जैसे ध्यान देना, मान लिया यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये आपस में इसके चारों ओर ऐसे क्या है? जुड़े हुए, ऐसे इसके चारों ओर मतलब इसके चारों ओर लिपटे हुए ये पाए जाते हैं। और निबेन कर्ण शुक्राणु को क्या देता है? आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो क्या कार्य करते हैं? शुक्राणु को गति के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? निबेन कर्ण। निबेन कर्ण क्या है? सभी माइटोकॉन्ड्रिया का समूह ही तो है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो समूह बोला है, समेकित होने का मतलब समूह है, उस समूह को क्या बोला है हमने? निबेन कर्ण का है। क्या है? निबेन कर्ण का है। इसलिए ये निबेन कर्ण है वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, सॉरी, शुक्राणु को
किसको देता है ऊर्जा? शुक्राणु को ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर प्रश्न बने कि शुक्राणु को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पहला तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं शब्द आता है, ये शब्द आता है निवेन कर्ण या जेनसन आछद, तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सभी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित होकर, तो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को समेकित रूप में बोला गया है क्या? निवेन कर्ण। तो ये निवेन कर्ण है, वो शुक्राणु को क्या देता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कौन? निवेन कर्ण। सही। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, किसमें परिवर्तन? माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन डालो और लिखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन, इसमें लिखो स्पर्मेटिड के सभी माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्मेटिड के सभी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित हो जाते हैं। स्पर्मेटिड के सभी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित हो जाते हैं, आपस में समेकित हो जाते हैं। आपस में समेकित हो जाते हैं, जिसको निवेन कर्ण, जिसको नेवेन कर्ण, नेवेन कर्ण या जेनसन आछद कहते हैं, या जेनसन आछद, नेवेन कर्ण या जेनसन आछद कहते हैं। फिर आगे लिखो, यह है निवेन कर्ण, अलग लाइन में लिख दो, यह है निवेन कर्ण, यह है निवेन कर्ण कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर, यह है निवेन कर्ण कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर, कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर अग्रतंतु के अग्रभाग के चारों ओर, अग्रतंतु के अग्रभाग के चारों ओर, अग्रतंतु के अग्रभाग के चारों ओर एक सर्पिलाकार, एक सर्पिलाकार सर के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। एक सर्पिलाकार सर के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? मैनचेट, जिसको मैनचेट कहते हैं। मैनचेट कहते हैं, मैनचेट कहते हैं, लिख लिया, जिसको मैनचेट कहते हैं। आगे लिखो अलग लाइन में, अलग लाइन में, निवेन कर्ण, निवेन कर्ण, निवेन कर्ण शुक्राणु को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। निवेन कर्ण शुक्राणु को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अब डालो एक्रोसोम का निर्माण। अगला पॉइंट डालो एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम किसे कहते हैं? शुक्राणु के सिर भाग पर पाई जाने वाली जो टोपी नुमा संरचना है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काय से। किससे होता है? गोल्जी काय से। इस मध्य भाग का निर्माण किससे हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया से। मध्य भाग का निर्माण किससे हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया से। सिर भाग का निर्माण होता है केंद्रक से। किससे होता है? केंद्रक से। अब इसके जो ये शुक्राणु का सिर भाग है ना, उसे सिर भाग पर एक ऐसी टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। इस टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अगला पॉइंट है हमारा क्या? एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का
निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो शुक्राणु के शीर्ष भाग को एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम का निर्माण शुक्र कायांतरण के बाद में किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय से एक्रोसोम का निर्माण शुक्र कायांतरण के पश्चात किससे होता है, गोल्जी काय से। एक्रोसोम किसे कहते हैं, शुक्राणु के शीर्ष भाग को, शुक्राणु के शीर्ष भाग को क्या कहा गया है, एक्रोसोम कहते हैं। और इसका निर्माण होता है गोल्जी काय से। गोल्जी काय एक रिक्तिका में सर्वप्रथम एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है। कि गोल्जी काय की जो एक रिक्तिका है, गोल्जी काय की एक रिक्तिका में सबसे पहले क्या बनता है, एक्रोसोमल कण। क्या बनता है, एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है। फिर आगे देखो, एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है। धीरे धीरे इस एक्रोसोमल कण में लाइटिक किण्वन आकर संग्रहित हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर धीरे धीरे इस एक्रोसोमल कण में क्या आ जाते हैं, लाइटिक किण्वक। क्या आ जाते हैं, लाइटिक किण्वक, यानी कुछ गलाने वाले, किण्वन करने वाले एंजाइम आकर इस एक्रोसोमल कण में क्या होते जाते हैं, भर जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। ये एक्रोसोमल कणिका केंद्र के अग्रसिरे पर एक टोपी समान संरचना बनाती है, जिसके चारों तरफ एक इकाई झिल्ली का आवरण होता है और इस संरचना अंततः एक्रोसोम का निर्माण करती है। गोल्जी काय की शेष रचनाएं गोल्जी अवक्षेप के रूप में अलग होकर नष्ट हो जाती है। कि गोल्जी काय की जो अन्य रचनाएं थी वो गोल्जी अवक्षेप के रूप में अलग होकर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये हमारा किसका निर्माण हो गया, एक्रोसोम का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एक्रोसोम का निर्माण। तो एक्रोसोम का निर्माण है वो कब हो रहा है, शुक्र कायांतरण के समय किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। किससे होता है, गोल्जी काय। और गोल्जी काय में भी कैसे, कि गोल्जी काय की एक रिक्तिका है और सबसे पहले क्या बनाती है, एक्रोसोमल कण बनाती है। एक्रोसोमल कण के चारों ओर क्या हो जाते हैं, लाइटिक किण्वन संग्रहित हो जाते हैं और इसको चारों ओर से कोशिका झिल्ली क्या कर लेती है, घेर लेती है। गोल्जी काय के अन्य जो अवक्षेप थे वो इससे अलग होकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना किसका निर्माण हो जाता है, एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। पॉइंट डालो, एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। इसमें लिखो, एक्रोसोम के निर्माण में लिखो, शुक्राणु के शीर्ष भाग को एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष भाग को एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष भाग को एक्रोसोम कहते हैं। आगे लिखो, इस एक्रोसोम का निर्माण, इस एक्रोसोम का निर्माण शुक्राणु कायांतरण के बाद, इस एक्रोसोम का निर्माण शुक्राणु कायांतरण के बाद शुक्राणु कायांतरण के बाद गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय से होता है। आगे लिखो अलग लाइन में, गोल्जी काय की, गोल्जी काय की गोल्जी काय की एक रिक्तिका में, गोल्जी काय की एक रिक्तिका में, एक रिक्तिका में सर्वप्रथम एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है। गोल्जी काय की एक रिक्तिका में, रिक्तिका में सर्वप्रथम एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है।
एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है। किसका? एक्रोसोमल कण का निर्माण। आगे लिखो, धीरे धीरे इस एक्रोसोमल कण में, धीरे धीरे इस एक्रोसोमल कण में धीरे धीरे इस एक्रोसोमल कण में क्या करो, इकट्ठे होंगे रे लाइटिक किण्वक। धीरे धीरे इस एक्रोसोमल कण में लाइटिक किण्वक आकर संग्रहित हो जाते हैं। लाइटिक किण्वक आकर संग्रहित हो जाते हैं। लाइटिक किण्वक आकर संग्रहित हो जाते हैं, आकर संग्रहित हो जाते हैं। आगे लिखो, यह एक्रोसोम कणिका केंद्रक के अग्र सिरे पर, यह एक्रोसोमल कणिका, एक्रोसोमल कणिका केंद्रक के अग्र सिरे पर, केंद्रक के अग्र सिरे पर एक टोपी के समान संरचना बनाती है। अग्र सिरे पर एक टोपी के समान संरचना बनाती है। टोपी के समान संरचना बनाती है, जिसके चारों तरफ एक इकाई झिल्ली का, जिसके चारों तरफ एक इकाई झिल्ली का, चारों तरफ एक इकाई झिल्ली का आवरण होता है। इकाई झिल्ली का आवरण होता है। आगे लिखो, इकाई झिल्ली का आवरण होता है। इससे आगे लिखो, यह है संरचना अंततः एक्रोसोम का निर्माण करती है। यह संरचना अंततः एक्रोसोम का निर्माण करती है। सही। इसके आगे देखो, अब केंद्रक में परिवर्तन। अब परिवर्तन किस में देखेंगे हम? केंद्रक में। अगला पॉइंट हमारा केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक में परिवर्तन, मतलब पहले जो हमने परिवर्तन पढ़ा वो कोशिका द्रव्य में पढ़ा। किस में पढ़ा? कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। और अब आप पढ़ रहे हैं किसमें? केंद्रक में परिवर्तन। देखना हमने जो कौन कौन से सेंट्रियोल में परिवर्तन देखा, वो भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के परिवर्तन में आएंगे। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा, कोशिका द्रव्य में होते हैं। और उसके अलावा हमने एक्रोसोम का निर्माण पढ़ा, जो गोल्जी गाय से होता है, वो भी कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। अब हम देख रहे हैं दूसरा किसमें? केंद्रक में परिवर्तन। तो हमारा कोशिका द्रव्य में परिवर्तन पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है केंद्रक में परिवर्तन। बाकी जो हमने पढ़े वो सारे किसमें थे? कोशिका द्रव्य में परिवर्तन ही थे। तो अब केंद्रक में परिवर्तन देखो, इसमें से केंद्रक से जल और अनावश्यक पदार्थों का ह्रास हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है? इसमें अतिरिक्त जल व अनावश्यक पदार्थों का ह्रास, जल व अनावश्यक पदार्थों का सबसे पहले ह्रास हो जाता है। आरएनए व केंद्रिका का ह्रास हो जाता है। आरएनए व केंद्रिका का ह्रास, सबसे पहले जल और अनावश्यक पदार्थों का ह्रास हो रहा है। उसके बाद में किसका हो रहा है? आरएनए और केंद्रिका का ह्रास हो रहा है। और उसके बाद में डीएनए कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ केंद्रक में रह जाते हैं और संघनित हो जाते हैं। कौन कौन? डीएनए किसके साथ? कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन के
साथ क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, मतलब बहुत कम स्थान पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो डीएनए व न्यूक्लियोप्रोटीन कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ केंद्रक में रह जाते हैं और संघनित हो जाते हैं। अब उसके बाद में केंद्रक कुछ लंबा और कुछ पतला हो जाता है। केंद्रक कैसी संरचना में बदल गया, कुछ लंबी और पतली संरचना में। केंद्रक कुछ लंबा व कुछ पतला, कुछ लंबा व कुछ पतला हो जाता है कौन, केंद्रक। कुछ लंबा हो गया और कुछ पतला हो गया केंद्रक, किसके बाद में, इसमें परिवर्तन होने के बाद में। ये हुए केंद्रक में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन है केंद्रक में, सबसे पहले जल और अनावश्यक पदार्थों का ह्रास, दूसरा क्या हुआ, आरएनए और केंद्रिका का ह्रास, तीसरा क्या हुआ कि इसके डीएनए और कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद में केंद्रक कैसा होता है, कुछ लंबा और कुछ पतला हो जाता है। ये किस में परिवर्तन हो गए, केंद्रक में परिवर्तन हो गए। किस में परिवर्तन हुए, केंद्रक में परिवर्तन हो गए। तो लिखो इसमें केंद्रक में परिवर्तन, केंद्रक में परिवर्तन में लिखो, केंद्रक में परिवर्तन, केंद्रक से जल तथा अनावश्यक पदार्थों का ह्रास हो जाता है। केंद्रक से जल तथा अनावश्यक पदार्थों का ह्रास हो जाता है। अनावश्यक पदार्थों का ह्रास हो जाता है। दूसरा पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट, आरएनए तथा केंद्रिका का ह्रास हो जाता है। आरएनए तथा केंद्रिका का ह्रास हो जाता है। आरएनए तथा केंद्रिका का ह्रास हो जाता है। फिर आगे लिखो अलग लाइन में, डीएनए कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, डीएनए कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ, डीएनए कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ केंद्रक में रह जाते हैं। डीएनए कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ केंद्रक में रह जाते हैं, केंद्रक में रह जाते हैं तथा संघनित हो जाते हैं, तथा संघनित हो जाते हैं। आगे पॉइंट डालो अगला, केंद्रक कुछ लंबा तथा कुछ पतला हो जाता है। केंद्रक कुछ लंबा तथा कुछ पतला हो जाता है। ये हमारा शुक्रजनन हुआ, मतलब शुक्राणु बन गया। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं इसमें कि ये जो शुक्राणु बना, उस शुक्राणु की जो जनन की क्रिया है उसके कौन कौन से हार्मोन नियंत्रण करते हैं। तो अब हमारा अलग से पॉइंट है शुक्राणु जनन का नियंत्रण। शुक्राणु जनन का नियंत्रण, उसके बाद में हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना, तब बनाएंगे शुक्राणु का चित्र। पॉइंट डालो, शुक्राणु जनन का नियंत्रण, शुक्राणु जनन का नियंत्रण, शुक्राणु जनन का नियंत्रण कि शुक्राणु जो जनन होता है उसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है। देखो, प्राणियों में शुक्राणु का निर्माण ताप, हार्मोन और मानसिक अवस्था और पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा स्रावित LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा FSH हार्मोन द्वारा होता है। देखो, मनुष्य में या प्राणियों में शुक्राणु निर्माण हो किस किस से प्रेरित होता है, किस किस से, एक तो होता है तापक्रम, किससे प्रभावित होता है, तापक्रम से। दूसरा है हार्मोन्स, हार्मोन्स। तीसरा है मानसिक अवस्था,
और चौथा है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा? LH व FSH। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन LH और FSH, इनके द्वारा किसका? शुक्राणु निर्माण की क्रिया नियंत्रित होती है, या शुक्राणु निर्माण की क्रिया है वो इनसे प्रभावित होती है। LH हार्मोन है उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं फॉलिक प्रेरक हार्मोन। क्या बोलते हैं? फॉलिक प्रेरक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको फोलिक स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरक हार्मोन। फोलिक प्रेरक हार्मोन और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों जो हार्मोन हैं वो किससे स्रावित होने वाले हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, और ये शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। देखो जैसे सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लैडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है जिससे एंड्रोजन स्रावित होता है। मतलब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो हमारी कौन सी कोशिकाओं को? लैडिंग कोशिकाओं। किसको प्रेरित करता है? लैडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन बोलते हैं जनन हार्मोन को। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही प्रेरित होगा ये हमारी लैडिंग कोशिकाओं में जाएगा, और उन लैडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? उद्दीप्त करता है, जिससे एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। मतलब एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरित करता है या उद्दीप्त करता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन। उसके बाद में देखो एंड्रोजन शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। एंड्रोजन क्या कार्य करता है? शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ये जो एंड्रोजन बना हो क्या कार्य कर रहा है? शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। एंड्रोजन क्या कार्य करता है? शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। जबकि जो हमारा FSH था, एंड्रोजन शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, जबकि FSH हार्मोन सर्टोली कोशिका को उद्दीप्त करता है। FSH हार्मोन किसको? सर्टोली कोशिका को उद्दीप्त करता है। सर्टोली कोशिका को उद्दीप्त करता है क्योंकि शुक्राणु बनने के बाद में सर्टोली कोशिका में धसे हुए रहते हैं, तो उस सर्टोली कोशिका को उद्दीप्त करता है कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन। और जो कुछ कारकों के साथ स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया में सहायक है। वयस्कता में महत्वपूर्ण मात्रा में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की अधिकता हो जाने पर शुक्र जनन प्रारंभ हो जाता है। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या? GnRH। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो शुक्राणु जनन को प्रारंभ करता है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को उद्दीप्त करता है। और ये जो हार्मोन है हमारा GnRH वो कौन सा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक। हाइपोथैलेमिक मतलब हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला है, और ये हाइपोथैलेमस से स्रावित होगा और अग्र पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करेगा, जिसके कारण अग्र पीयूष ग्रंथि ये हार्मोन स्रावित करेगी LH और FSH। बस यही है हार्मोन नियंत्रण। तो देख लो हमारे जो शुक्राणु जनन की नियंत्रण की क्रिया वो तापमान, हार्मोन, मानसिक अवस्था,
से स्रावित, मतलब इनसे मानसिक अवस्था से प्रभावित होती है। अब यहाँ पर हम हार्मोन की बात करें तो पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन स्रावित करती है, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। एलएच हार्मोन है वो क्या कार्य करता है, लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है जिससे उनसे एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। और एफएसएच हार्मोन है वो क्या कार्य करता है, सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है जिससे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, प्रारंभ, यानी शुक्राणु मुक्त होते हैं। इसके अलावा ये हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जीएनआरएच, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और ये हार्मोन आकर पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। ये हमारा कौन सा नियंत्रण हुआ, हार्मोन नियंत्रण हुआ। शुक्राणु जनन में क्या हुआ, हार्मोन का नियंत्रण। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण पॉइंट डाला, उसमें लिखो शुक्राणु जनन पॉइंट है, उसमें लिखो प्राणियों में शुक्राणु का निर्माण, प्राणियों में शुक्राणु का निर्माण तापक्रम हार्मोन्स, प्राणियों में शुक्राणु का निर्माण तापक्रम हार्मोन्स, हार्मोन्स, मानसिक अवस्था, मानसिक अवस्था, मानसिक अवस्था तथा पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा स्रावित, अग्रपिंड द्वारा स्रावित एलएच, अग्रपिंड द्वारा स्रावित एलएच, अग्रपिंड द्वारा स्रावित एलएच स्रावित एलएच एलएच को कोष्टक में लिख लो, पूरा नाम का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिख लिया। तथा एफएसएच, एफएसएच, एफएसएच को पूरा नाम लिख लीजिए, फोलिकल, फोलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग उनसे स्टीच है, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। आगे लिखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, जिससे एंड्रोजन स्रावित होता है, जिससे एंड्रोजन, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन, एंड्रोजन बोल सकते हो नरजनन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है ना, एंड्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन स्रावित होता है जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। आगे लिखो एफएसएच हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, एफएसएच हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है जो कुछ कारकों के साथ, जो कुछ कारकों के साथ स्पर्मियोजेनेसिस,
जो कुछ कारकों के साथ स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया में सहायता करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया में जेनेसिस क्रिया में सहायता करते हैं। आगे अलग लाइन में लिखूं, वयस्क अवस्था में महत्वपूर्ण मात्रा में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की अधिकता, कोष्टक में लिख लीजिए, शॉर्ट नाम का ही GnRH की अधिकता हो जाने पर शुक्राणु जनन प्रारंभ होता है। अधिकता हो जाने पर शुक्राणु जनन प्रारंभ होता है। आगे लिखो, यह हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जो अग्रपीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। यह हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो अग्रपीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। ये हुआ आज के जो हमारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया विधि और शुक्राणु निर्माण में जो हार्मोन के द्वारा नियंत्रण है, वो टॉपिक है हमारा पूरा हुआ। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।